Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं निशित कुमार। Domestic equity indices witness modest gains amid high volatility. Sensex finishes above 58,800. Nifty settles above 17,500. The rupee depreciates to close beyond 75 rupees and 50 paise per US dollar and major global stocks log gains. घरेलू शेयर बाजारों में मामूली वृद्धि, भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 58,800 के ऊपर और निफ्टी 17,500 के स्तर से ऊपर हुए बंद। रुपया गिरावट दर्ज करते हुए 75 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया और प्रमुख वैश्विक शेयर बाजारों में बढ़त हुई दर्ज। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली वृद्धि दर्ज हुई। सेंसेक्स 58,800 के ऊपर और निफ्टी 17,500 के ऊपर बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.27% की वृद्धि से 157 अंक बढ़कर 58,807 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.27% की ही बढ़त से 47 अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए 17,517 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां तेजी तुलनात्मक रूप से अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.38% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की तेजी दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed modest gains. The Sensex closed above 58,800 while the Nifty settled above 17,500 levels. The BSE Sensex climbed 157 points or 0.27% to end at 58,807. The NSE Nifty also rose 47 points or 0.27% to finish at 17,517. And in the broader market of the BSE, the mid-cap index surged 0.38% and the small-cap index gained 0.80%. In the Sensex pack, shares of 15 companies climbed while 15 fell. The ITC was the top gainer as it climbed 3.7%, followed by Larsen & Toubro, which surged 3.1%. Asian Paints gained 2.2% and Reliance added 1.6%. On the other hand, HDFC Bank declined 1.7%, Titan fell 1.3% and Nestle India slipped 1%. In the sectoral indices, 15 out of the 19 sectors rose. Capital goods gained 2% and FMCG sector stock rose 1.5%. Energy climbed 1.4% while shares of telecom and industrial sector ended 1.1% up. On the other side, Bank X sector stocks declined 0.5%, finance closed 0.4% down and consumer durables slipped 0.3%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,074 companies gained while 1,201 fell. Shares of 125 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट से 75 रुपये 52 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.27% की बढ़त से 96.16 पर था। राजीव, हालांकि आज बाजार में हल्की हमने तेजी देखी है और जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें भी तेजी है, लेकिन दिन भर काफी वॉलेटिलिटी रही। जो वॉलेटिलिटी हम पिछले 2-3 दिन से जिसमें हम राहत देख रहे थे, क्या लगता है आपको बाजार की अभी क्या स्थिति है? देखिए, आपने जो पिछले अगर आप 2-3 दिन से आज देखेंगे तो पूरे हफ्ते में वॉलेटिलिटी रही है, क्योंकि जो न्यूज फ्लो था वो बहुत कंफ्यूजिंग रहा है फ्रॉम द टाइम जो ब्लैक फ्राइडे का जो फॉल हुआ था उसके बाद से। कंसर्न्स अबाउट कि ओमिक्रॉन कितना वैक्सीन को डॉज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होंगी या नहीं होंगी, और उसके बाद कि अगर होंगी तो फिर वो इन्फ्लेशन का कैसे रहेगा, फेड का स्टांस एकदम चेंज होना कि टेपरिंग को वो rather than slowing because of Omicron or anything else, they probably are going to go much faster on it. So these things created uncertainty.
and especially at a time when valuations are not at cheap. See, अगर वैल्यूएशन बहुत कम होती है, अगर मान लीजिए कि 12, 14, 15 की पीई होती इंडेक्स लेवल पे और बाकी कंपनीज लेवल पे 20 से नीचे की होती, तो शायद वैल्यूएशन एक आपका डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन वो एक बेंचमार्क हो जाती है, बाजार से नहीं करता. बट बिकॉज वैल्यूएशन आई है तो अनसर्टेनिटी हैज अ मोर इम्पैक्ट ऑन प्राइस. एंड अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन बिकॉज कुछ स्टेटमेंट ऐसी आई हैं कुछ पिछले 48 घंटों में कि लग रहा है कि शायद डर ज्यादा था, असलियत में शायद उतना बुरा ना हो ओमिक्रॉन. बिकॉज इस चक्कर इसलिए वॉलेटिलिटी तो रहेगी, क्योंकि फेड का एक इशू है जो कि ये तो पता है कि कितनी अब टेपरिंग होगी, कितनी स्पीड से होगी या और बढ़ा देंगे इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन पार्ट. वो सारी चीजें हैं कुछ दिनों के लिए अनसर्टेनिटीज रखेंगी, और स्पेशली इन द इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट जिसमें पिछले 1.5 साल में काफी पैसा आया, और कुछ पैसा जब वापस जाएगा इमर्जिंग मार्केट से तो वॉलेटिलिटी को ज्यादा क्रिएट करता है हमेशा. ये पिछले 20 सालों का सबक है कि पैसा जो जब जाता है वापस तो करेंसी, कमोडिटी और इक्विटी तीनों को बहुत हिला के और वॉलेटिलिटी क्रिएट करके जाता है. As you rightly say, Rajiv, the Omicron has remained more of an enigma with properties of being that much more transmissible, but as scientists and health officials say and predict rather that it's not going to be as fatal as the Delta variant. So in the context, do you see another meltdown coming this time, or have the markets become more immune to it now? No, meltdown, I won't say meltdown, but see, a 10% correction at index level creates a huge, much more, let's say, a 3x or 4x impact on the stock prices. I don't know whether, see, again, it's too early to, take a guess on Omicron, what will happen, because only a couple of statements. I think it's going to take some time before things become actually clear and worthwhile to be believed in the way everybody is saying it. But in my opinion, probably, after some time, if the markets stay like this, the valuation will become a point where people will start questioning, okay, do I need to pay a P of 80? Indeed. Look at some of the new issues, what has happened to them. Some of them are getting listed at 100% premium to their issue price. Yes. And some of them are getting listed at 25% discount, losing another 15% next day. You see, so market is going to be very stock specific. All those things are going to change. It's going to be, it's going to be, something which you can't sit back and relax. It's going to be a stormy weather, and markets, you need to brace yourself well. And the best way to do it is to stick to quality, stay away from, rumor-based, tip-based investing. Know your company before you invest in them. So all these things are going to become much more important in this phase of the market. So आप जो कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस बहुत हाई है भारतीय बाजार में, इस ग्लोबली हाई है, भारतीय बाजार में ग्लोबली इक्विटी एज एन एसेट क्लास में हाई. तो ऐसे स्थिति में अगर कोई करेक्शन आती है, जैसा हमने देखा कि लगभग 8% की करेक्शन थी, जो पिछले 2 दिनों में लगभग 3% उसका भरपाई हो गई है, तो ये एक हेल्दी करेक्शन की तरह भी हम देख सकते हैं. नहीं, देखिए, करेक्शन हेल्दी तो करेक्शन है, हो सकता है आप 3 दिन बाद फिर हम ये करेक्शन आए, डिपेंड. अभी मैं नहीं कहूंगा कि हेल्दी कुछ बहुत ज्यादा, बहुत सारे जैसे कैट्स एंड डॉग्स आर फ्लाइंग, so some of them have kind of cooled down. एक रोटेशन का फेज चलेगा, people slightly will become more cautious. But I can't rule out at this point of time further correction in the market. There is a clear possibility that we might see another phase of correction when actually the news flow on the Fed actually starts to get implemented on the ground in the currency market. Look for the currency market to get cues for what's going to happen in the equity market. Right, Rajiv, as you rightly point out that we may see more correction coming in the shorter term. So is really Omicron really a threat to the markets as perceived, or actually the overvaluation that you talk about is pulling the markets more down now? Sorry, could you repeat? I couldn't hear you. Sorry, I'm sorry. Yeah, is Omicron really the threat to markets as perceived? It's a fear. I don't know whether it's a threat or not, but it's surely the fear at this point of time. No, the other part of the question was that is the overvaluation or the weight of the market, overweight is pulling itself down? No, that is what's happening is because of the excess liquidity, we see pulling down happening in one sector and the money moving to another. See, if banks did well for a certain period of time, IT was not doing well. In the initial phase of the in the COVID era, FMCG did extremely well. For 8-9 months, they have not done anything.
they have corrected. Then money moved to IT. Then money moved from IT to banking for a short period of time. Again, now it's moving into IT. Okay. And we saw some selling in IT coming up right now. And then into mid-cap. So there is a specific amount of money which has come into market. It's going to move from one sector to another. So, there are going to be phases where one sector will not do well, the other will do well. But valuation-wise, it's time you have to take case by case. I mean, I won't be able, I might pay let's say, price earning multiple of 80 to a company which has been historically for 20 years have been trading above 50 PE. Some large FMCG companies. Now, the question is, should I be able to pay 50 PE to a company which has just a mid-cap or a small-cap company with not much of a track record? The answer is no. We'll be very specific about valuations also when we take. Broadly, they are high, but we'll have to look into stock-specific cases also before we say, okay, these are, with a broad brush that valuation are going to take the markets down. राजीव जी, यूएस फेड की मीटिंग अगले सप्ताह होने वाली है, ट्यूसडे वेंसडे को, और जैसा आप मनी मैथर्स में कह रहे थे कि ऑलरेडी शायद फैक्टर्ड इन है यूएस द्वारा टेपरिंग को थोड़ा उसका एक्सेलरेट करना पेस, ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो सकता है बाजारों में। एफआईआईज का आउटफ्लो हम ऑलरेडी ठोस एक आउटफ्लो देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जब लगभग 2000 बढ़ा है बाजार, दोनों दिन एफआईआईज नेट सेलर्स थे। सो आपको लगता है कि डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स में इतना कहें कि इतनी मजबूती है उनमें कि वो बाजार को संभाल पाए, जैसा हमने पिछले 2 दिन में भी देखा है? देखिए, मजबूती तो ऐसा है कि अगर कोई एसेट क्लास अच्छा कर रही होती है तो पैसा उधर मूव करता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जहां पे एफआई की सेलिंग रही है और डीआई ने मार्केट को, उसकी बाइंग ने, एसआईपीज के फ्लोज ने संभाल लिया। सो प्रोबेबिलिटी ओवर मीडियम टर्म वो संभाल लेंगे, लेकिन हफ्ता 10 दिन अगर मान लीजिए $3 बिलियन की सेलिंग आ गई और फॉर वॉट एवर रीजन आई नहीं है अभी तक, अगर नेट लेवल पे $2 बिलियन की सेलिंग आ गई तो थोड़ा सा बाजार घटेगा। But over a medium term period, surely Indian flows are good enough to take care of, a constant selling of, let's say, $500 million. वो सब absorb हो जाते हैं because उतना पैसा और उतनी स्ट्रेंथ और उतनी मेच्योरिटी इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है। सो ये जो स्ट्रेंथ है, जो ये मेच्योरिटी है और ये जो विस्तार है रिटेल इन्वेस्टर्स का, और जो हम देख रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि वो संभाल लेते हैं डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स, कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए, इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन कि जो ये इतना कॉन्फिडेंस है बाजार में? देखिए, एक तो एसेट क्लास जब कोई भी अच्छा करता है तो उसके पीछे कंटिन्यूस मनी फ्लो रहता है। सेकेंडली, 3 फैक्टर है। आप रियल एस्टेट में 500 रुपये महीना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपके डेट में आपको एफडी के रेट में 5% का इंटरेस्ट मिलता है, विच इज लेस देन इन्फ्लेशन। वे इन्फ्लेशन कहीं उससे ज्यादा है। आपके पास, आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज फॉर ईयर्स इट डज नॉट परफॉर्म। सो इट इज लाइक आपकी जो सेविंग आप किसी एसेट क्लास में फिक्स करेंगे, एंड इक्विटी इज अ वेरी लिक्विड एसेट क्लास, एंड इफ यू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म वो अच्छी रिटर्न देती है, एंड दैट हैज कम इनटू द साइकी ऑफ द इंडियंस नाउ, एंड स्पेशली दी मिलेनियल्स एंड जो यंग जो क्राउड है उनको समझ आ चुका है। जो पोस्ट 2000 का जो क्राउड है, जो जिनकी इनकम अर्निंग स्ट्रीम वगैरह है, they have now understood that this is important thing, and which is extremely important to have it in your portfolio, because बाकी जब चीजें परफॉर्म नहीं करती हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो इक्विटी में अब आ जाएगी, अभी थोड़ी कम है लेकिन बढ़ जाएगी, कि आप अपनी सेविंग सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप किसी फंड ऑफ फंड को लेते हैं जो ईटीएफ है बाहर के किसी कंट्री का, मान लीजिए आप लेते हैं कि नैस्डैक का कोई म्यूचुअल फंड या ईटीएफ लेते हैं जो इंडिया में आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, अगर आप उसके लेते हैं तो आपकी सेविंग ग्लोबली इन्वेस्ट होते हैं। तो डॉलर डिनोमिनेटेड सेविंग्स का भी वो जो स्कोप है, वो सारी चीजें जैसे जैसे वो लोगों को समझ आ रही है, फ्लोज टू दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास इज इंक्रीजिंग. You talked of Fed, Rajiv. Do you think that the RBI MPC is going the right way by extending their accommodative stance? I'm to be very honest, I'm not capable of, and I should not comment on what MPC is saying. Because I don't have the skill set of first of doing it. Secondly, राजीव जी आपकी आवाज थोड़ी स्लो हो गई है. I don't think I have the capability to actually comment on what MPC is doing because I'm not an economist at all. I mean, I have no stretch of imagination. Secondly, they have far more data points to figure it out. But I think the policy that instead of frequently changing this thing, it's good to always have a leeway and see how things pan out in an uncertain environment. To that extent, I think things are fine. I mean, as we speak,
I can see in front of me screen showing me that Dow Jones is going to open down, XGS Nifty is going to, is trading with a cut of 35 points. With all those things, I think we will see another phase of, some kind of a volatility towards tomorrow with a downward bias. But these things are short-lived things, and as an investor, ignore these things, stick with a good business, invest at a regular interval. If you don't know about a company, please don't invest. Please go through mutual funds. तो राजीव जी, अगर हम डेटा पॉइंट्स की बात करें, अभी आपने डेटा पॉइंट्स मेंशन किए, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है भारत की उसकी बात करें, तो जो 22 मेन इंडिकेटर्स है उसमें रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि उसमें से 19 जो है वो पिछले 3 महीनों में उन्होंने अच्छी बढ़त दिखाई है और प्री पैंडेमिक लेवल्स पे पहुंच गए हैं। आपको लगता है कि ये फैक्टर्स भी बाजार की मजबूती के लिए मैटर करते हैं? जो एक हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं भारतीय बाजार की, अगर हम पिछले ईयर टू डेट देखें तो भारतीय बाजार ने बहुत आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। नहीं, देखिए, ये सारी चीजें जो आप डेटा पॉइंट बता रहे हैं, ये बाजार को अगर आज बाहर आ रहे, लेकिन बाजार इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग जी। तो फॉरवर्ड लुकिंग में ये चीजें जो आज रिपोर्ट्स बना रही हैं, ये एनालिस्ट और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी आज से 6 महीने पहले गेज कर चुकी है कि इस चीज को होगा और उसकी परफेक्ट प्राइसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये आज इसलिए बढ़ रहा है कि ये चीजें रियलाइज हो रही है। बट हाँ, अगर ये चीजें ऐसी चलती नहीं, एंड द फैक्ट दैट रिकवरी फास्टर हुई है, दैट गिव्स द मार्केट अ कॉन्फिडेंस कि ये जो है ये बेटर रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Rajiv, would like to understand the liquidity thing. With liquidity issue actually looming and the repo and the reverse repo maintaining the status quo, how do you see that having an impact on the inflation thing in the short run? I think inflation probably will remain slightly higher given the fact that, oil prices are going to be a pain point. That is what we have to look at. And I don't know. I mean, they fell very sharply at the news of Omicron, but how they pan out near term is probably have to be seen. And that is one big red flag for Indian markets. If they stay stronger, then I think we have more trouble at our hands. As you rightly point out that the inflation would remain the same for some time to come, though inflation is not it has not quite touched the red flag yet. The food and the fuel prices have been giving nightmares to citizens. How do you see this? See, there's some supply logistic chain inflation. I mean, to be very honest, I think this is a short-term spike as far as food is concerned. But if I look at the historical spike, these spikes are far managed, well-managed spikes. Well-managed and they're far lesser. Given the fact that, there have been seasonal issues with monsoon, somewhere happening excess, sometime getting delayed. And, this time the crops getting affected because of delay in harvesting and all. So these things are playing out, but these are very short-term factors, and I don't think so they might spike the inflation for some time, but not longer-term trajectory. The only thing which can impact longer-term trajectory is a sustained high oil prices, which is in nobody's hands, at least in India. आईपीओ मार्केट का आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कई आईपीओ सक्सेसफुल रहे, लेकिन कुछ आईपीओज ने डिसअपॉइंट भी किया है। आपको लगता है कि आईपीओज में प्राइसिंग इज द मेन मेट्रिक, और अगर प्राइसिंग ठीक रहती है तो अभी भी आईपीओज का जो बाजार है वो रिसेप्टिव है? रिसेप्टिव है अगर कंपनी भी अच्छी है। देखिए, आपने बात कही कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्राइसिंग हो रही है, बिकॉज उन सब में बहुत ज्यादा एलिमेंट जो है वो है ऑफर फॉर सेल का। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स अपने पैसे, जिन्होंने आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले पैसे लगाए थे, तो उनके पर्सपेक्टिव से वो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। दिस इज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। अगर वो प्राइसिंग ठीक रहती है तो आई थिंक प्रॉब्ली देयर रिसेप्टिव रह सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ good or bad are, the investment bankers and the promoters are ready to leave something on the table. और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग और ऑटो 2 सेक्टर्स हैं जो आमतौर पर काफी प्रभावित होते हैं आरबीआई की पॉलिसी से। जो आरबीआई ने फैसला लिया है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाया है, आपको लगता है कि बैंकिंग और ऑटो क्षेत्र पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा? बैंकिंग और ऑटो क्षेत्र के क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं? नहीं, बैंकिंग तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा फिर भी बेटर रहेगा, अनटिल अनलेस के कोई अनदर फेज ऑफ लॉकडाउन ना आ जाए या इन्फ्लेशन का इशू ना आ जाए। ऑटो में मुझे कुछ इश्यूज हैं कि जो लगता है, क्योंकि
एक फंडामेंटल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ईवी, तो उसमें से कई आईसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली टू व्हीलर्स में, उन सब में थोड़ी सी बड़ी मैक्रो लेवल अनसर्टेनिटी है, तो उससे मैं शायद थोड़ा दूर होगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है, दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट कैपिटल, दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट गुड जॉइंट वेंचर पार्टनर, वो सब होगा। तो थोड़ा उसमें देख के कदम रखना। पर बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज एंड ओवरऑल सिचुएशन वाइज देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आप यू कैन पिक एंड चूज your stuff at this point with the comfort of valuation. Sometime back, Rajiv, we talked about the IPO thing, and we also witnessed one of the biggest names nosediving on debut, and also one of the standalone health insurers. They have kind of cut down on the size of their this IPO. So, what advice do you actually have for investors in the primary market? Well, to be very honest, if you actually look at if it's a good IPO, it gets so much subscribed hundreds of times. You don't get any allocation. Mm-hmm. You know, I mean, this is my personal experience. Yeah. So I don't apply. I have never applied in my life in an IPO, and I don't plan to do it because if it's a bad IPO, I don't want it. If it's a good IPO, I'm hardly going to get anything. So I wait for it to get listed and wait to see what kind. See, before IPO, most of the companies, you know, whatsoever cleanliness they might claim, they all fudge their accounts. They will show an increase in margin. They will say, we're going to do this, we're going to do that. I can show you example where companies, what they said in 2008, you know, at the time of the peak of the real estate, they have not been able to achieve those numbers even in 2021. So to me, IPOs are something where everybody comes and says, oh, I'm going to do this, I'm going to do this. So if you are a serious investor, then, you know, applying for 100 shares, getting 2 shares makes no difference. Wait for the company to get listed. Read it well, see how it performs, and then make an invest. But if you're doing it for listing in, it's a kind of a trading, which is very different from, you know, real this thing. Rajiv, so you have to make a distinction between whether you are an investor or you're an IPO trader. Okay. So if you're an IPO trader, then of course you can take leverage, everything can be done. राजीव जी, एक और अनाउंसमेंट हुई कल की, एक प्रपोजल है यूपीआई के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा, जो नई रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई है आरबीआई की, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आईपीओ, इन दो एवेन्यूज में यूपीआई द्वारा इन्वेस्ट करने की जो लिमिट है उसको 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। आपको लगता है कि इससे विस्तार बढ़ेगा रिटेल इन्वेस्टर्स का और भी ज्यादा, जो हमने पिछले 1.5 साल में देखा है? मुझे नहीं ऐसा लगता कि विस्तार बढ़ेगा, बिकॉज मोड ऑफ पेमेंट को चेंज करने से आप इस क्वालिटी ऑफ इशू और बाकी चीज को नहीं चेंज कर सकते। अगर किसी को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो वो जाके, एंड इफ ही इज अ सीरियस इन्वेस्टर और इवन आईपीओ ट्रेडर, आई डोंट थिंक सो कि वो यूपीआई से पैसे नहीं दे सकते, तो इसलिए वो करेंगे। इट्स जस्ट अ चेंज द मोमेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द बेसिक्स ऑफ द रीजन व्हाई वन इन्वेस्ट इन एन आईपीओ मार्केट। सो ईज हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं कि फॉर सम पीपल इट माइट बी। आई मीन आई थिंक ये ग्रेजुअली एक सिस्टम टेस्टिंग थी, आप कुछ समय बाद इसको 10 लाख लिमिट देखेंगे, यू नो, बट आई मीन दैट हैज टू बी डन। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो 5 भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, 5 से ज्यादा भी होनी चाहिए। आई मीन व्हाई शुड देयर बी अ लिमिट? There is no reason to have a limit, but will it actually make a difference to the quality of the IPO, pricing of the IPO, and the reason why I invest or don't invest in a company? I don't think so that it changes that particular part of it. The RBI, Rajiv, has been toying with the idea of having a virtual currency thing. How far do you think it would be successful or a good idea? I would be the last person. See, except the selling of cryptocurrency, or you know, I don't know anything. And to be very honest, I mean, I'm very bullish about the technology part. See, what has happened is the blockchain technology has taken a back seat, and the word cryptocurrency has taken a front seat. Indeed, yeah. So, I mean, as a technology, it has huge scope of improving the governance system in our country. You know, you can have the land records to a lot of things. This technology can be used. But as far as the digital currency is concerned, I think I would be the wrong person to even, you know, utter a word whether it's going to happen or not going to happen. But I can show you some of my friends who are doing it. All right. I've seen their BP rising very sharply. All right, Rajiv.
आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था, सिवाय जापान के, जहां निक्केई सूचकांक 0.5% गिर गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1% का उछाल आया और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 1% की तेजी दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.9% की बढ़त में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.7% की वृद्धि थी। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां हल्की गिरावट का रुख था। फ्रांस का कैक 0.1% के नुकसान पर था, लंदन के फुटसी में 0.2% की मंदी थी और जर्मनी का डैक्स 0.1% की गिरावट पर था। And moving on to the U.S. markets, the global stock markets and treasury yields edged higher yesterday as investors became less concerned about the Omicron coronavirus variant, but sentiment cooled after the prior day's big rally in equities and crude oil prices. The Dow Jones Industrial Average added 0.1%, while the S&P 500 rose 0.3% and the Nasdaq Composite Index jumped 0.6%. And moving on to oil, the oil prices today witnessed losses of around 0.5%. In the intraday trade, Brent crude was trading around $75.40 per barrel, while the WTI crude prices were at $72 per barrel. Rajiv, how do you feel oil is going to react in the short run, and also when countries like US, UK, India and others, etc. have decided to relieve the surplus from their stock? हेलो, शायद हमारा संपर्क राजीव से अभी टूट गया है। सो डेफिनेटली अगर प्राइसेस नीचे आते हैं, ऑयल के एक टाइम पे $84 पर बैरल के करीब थे निश्चित। भारत के लिए जो एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, ये बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। इनफैक्ट एक टाइम 70 के नीचे भी चला गया था। I think we have reconnected to Rajiv. Rajiv, I'll again read out the question to you. How do you feel oil is going to react in the short run, and also when countries like US, UK, India, etc. have decided to release the surplus from their stock? Well, I think it's probably in short term it's going to stay in a range-bound mode because a lot of speculative money has gone into it. And what one has to see is how the growth pans out in two places. But one is China and one is US. Mm-hmm. If the unlocking, if there's no further lockdowns and all those things happening in these two countries, probably then the trend would be on the firmer side. Though there is a report where of the US Fed which says they expect it to come down. I don't know what the basis of that report is. But in my reading, I think there is a bias because the OPEC has realized the need to keep it high in order to ensure, that they are able to make good amount of money. Because 10 years down the line, the relevance of these oil is going to be not even 10% of what it is today for economy like India. Mm-hmm. जी, आइए अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 140 रुपए कम होकर 47,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 480 रुपए की गिरावट से 61,140 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,779.60 प्रति आउंस पर था और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $22.20 प्रति आउंस पर थी। क्या लगता है आपको राजीव, सोने के प्राइसेस का क्या ट्रेंड रहेगा आगे? थोड़े टाइम मुझे लगता है कि ये फर्म रहेंगे विद एन अपवर्ड बायस बिकॉज इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज वीक होंगी इंक्लूडिंग इंडियन रुपी। तो और हम सब गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक गोल्ड एक ऐसी चीज है जो शायद थोड़े कुछ आने वाले समय में स्ट्रांग रह सकती है विद एंड कैन बी ट्रेडेड विद एन अपवर्ड बायस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। And before we close, a reminder of the headlines once again. Domestic equity indices witness modest gains amid high volatility. Sensex finishes above 58,800 mark. Nifty settles above 17,500. The rupee depreciates to close beyond 75 rupees and 50 paise per US dollar. And the major global stocks log gains. And that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with me, our Hindi anchor Sonu Sood, saying adios till we meet again the next time. Goodbye. Market Mantra.